प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सुब्रा जी, आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2 नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, और वी आर स्टडीइंग द केमिस्ट्री ऑफ 9th क्लास। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट विल वी डू इन दिस लेक्चर? पीछे वाला लेक्चर जो मैंने लिया था आपका फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने बेसिक्स पढ़ी थी कि रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फर्क है, और एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या निशानी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो 5 निशानियां आपको बताई थी कि इमिशन ऑफ गैस, इमिशन ऑफ लाइट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंड इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो यू विल से दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड। मैंने एग्जांपल्स भी आपको दी थी प्रेसिपिटेट की। सो इंट्रोडक्शन क्या बेटा, जरा गौर से सुनना। व्हाट डू रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग का लगना, कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंजन, फॉरेस्ट फायर्स, आग का जलना, लकड़ी का जलना, एंड मेटाबॉलिज्म, आपके मैदे में खुराक का हजम होना, इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज हैव इन कॉमन। इन तमाम में कौन सी चीज कॉमन है? केमिकल रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी गेन करती है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। फिलहाल क्योंकि मैंने अभी तक ना तो आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया और ना रिडक्शन पढ़ाया। बेटा एक बात याद रखना, वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ती है ना, इलेक्ट्रॉन्स के छोड़ने को कहा जाता है, बोले, इलेक्ट्रॉन्स के छोड़ने को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? और इलेक्ट्रॉन के गेन करने को कहा जाता है रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में एक ने इलेक्ट्रॉन तो लूज किए होंगे, दूसरे ने गेन किए होंगे, नहीं किए होंगे। तो दिस इज द, अब केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज भी होते हैं, गेन भी होते हैं। तो आइंदा से हम केमिकल रिएक्शन को क्या कहा करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑल, अब समझ आया कि इनमें इलेक्ट्रॉन लूज भी होते हैं और है ओवरऑल नेम क्या? केमिकल रिएक्शन है। ये सारे के सारे क्या? केमिकल रिएक्शन है। इनमें एक आपका जो कंपाउंड है या आप एक सब्सटेंस जो है, आपका एक एलिमेंट जो है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। सो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रॉब्लम्स। ये कॉमन चीज है इनमें, सारे केमिकल रिएक्शन है ना। सो व्हेन यू टर्न ऑन ए फ्लैशलाइट, मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय एक्सेट्रा, क्या होता है? जो बैटरी होती है आपके टॉय की, आपके लैपटॉप की, आपकी फ्लैशलाइट की जो सेल्स है, वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन की मदद से बिजली पैदा करके आपकी उस डिवाइस को चला रहे होते हैं। तो इनमें भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आज से केमिकल नहीं कहेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। सो ए केमिकल रिएक्शन इन ए बैटरी जनरेट्स करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आपके चार्जेस है उनकी लहरें पैदा करते हैं वो, या दे प्रोड्यूसेस अ करंट। प्रॉब्लम किसी को, हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट, कलर खत्म कर देता है। ऐसा होता नहीं होता? अगर आपके कपड़ों को कलर लग जाए तो ब्लीच में डालो, तो व्हाइट कपड़ों को डालो तो कलर खत्म हो जाता है। तो ये डीकलराइजेशन कैसे होती है? देखो चेंजिंग कलर आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये डीकलराइजेशन है, कलर का खत्म करना है, कलर का चेंज होना है। दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल रिएक्शन। सो कहता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट डीकलराइज द कलर बियरिंग सब्सटेंसेस, वो क्या करता है? रंग को खत्म कर देते हैं मादा जात के, बियरिंग का मतलब जिनके अंदर मौजूद होता है। कलर बियरिंग सब्सटेंसेस, रंग जदा जो आपके मादा जात है उनका रंग खत्म कर देते हैं। स्ट्रेन्स, किसमें? स्ट्रेन्स क्या? यार रंगाई के अंदर जब रंग लगाया जा रहा होता है तो आपके जो जिन्हें कहता है रंग लगाने वाले होते हैं, वो कभी कभी आपको रंग काट के भी तो देते हैं ना। स्टेनिंग के अंदर जो है वो आपके कपड़े का जो रंग काटते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन के जरिए से काटते हैं। हाउ? दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा?
समझ आया नहीं आया? सो कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, अब आपके कुछ ऐसे संत हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ इंपोर्टेंट मेटल सच एज आपकी एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। बेटे ये आपकी वो मेटल्स हैं जो इतनी रिएक्टिव है कि इनको कुछ भी मिले तो इसे रिएक्शन कर जाती है, और ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलती, कंपाउंड की स्टेट में मिलती है। तो अगर हमें इन मेटल्स को ऑब्टेन करना तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग बिजली के जरिए से एक रिएक्शन करवाते हैं जिससे ये मेटल्स हमें मिलती हैं। ठीक है। दे आल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स सच एज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का था NaOH, नीचे लिखा हुआ, क्लोरीन एंड सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC ये उसका फार्मूला, तो वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। प्रॉब्लम किसी को? एनोडाइज एल्यूमिनियम क्या है जी? किसी को पता है एनोडाइज एल्यूमिनियम क्या? बताएंगे। एनोडाइज एल्यूमिनियम का किसी बच्चे को पता हो, बताया मुझे। बोले ना जी, नहीं? चलो देख लेते हैं। Detailed explanation of reactions and processes occurring during aluminium anodizing. देखा कभी इस तरह के पिलर्स? बड़े मजेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना? ठीक है। तो ये aluminium is a metal with highly valued properties such as low specific gravity, good mechanical qualities, लो स्पेसिफिक मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, and its exceptional decorative aspect. ये देखा कभी इस तरह के टूल्स? बड़े मजे के लगते हैं। ये बर्तन बड़े मजे के लगते हैं। या इनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ताज चढ़ाई हुई है। कभी देखा बर्तन इस तरह के? अब ये चमकदार कलर है, ठीक है। तो ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की मदद से ये कलर तैयार होते हैं। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम में क्या प्रॉपर्टी, कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे एक ऐसा कलर प्रोड्यूस होता है जिसकी चमक होती है, मेटालिक रेड, मेटालिक ब्लू, ये इस तरह के कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है अपने अंदर कलर को, पहली बात तो उसकी जो तय होती है बड़ी सख्त होती है, जो मटेरियल पे इसकी तय होती है बड़ी सख्त होती है, फिर जब अपने कलर एब्जॉर्ब करती है तो उसको एक चमकदार कलर देती है। अब ये भी देखे होंगे आपने, ये इसके ऊपर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की तय चढ़ी है। समझ आ गई? एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम इसके ऊपर चढ़ी है। ये बिल्डिंग से स्ट्रक्चर में देखें, आपको ये चमकदार किस्म की ऊपर खोल चढ़े नजर आ रहे हैं, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। देखिए These applications are increased in point, like a specific aluminium alloy has been created, some having remarkable purity and corrosion resistance properties. ये जहाज भी एल्यूमिनियम से ही बनता है, हल्का होता है, हल्की होती है एल्यूमिनियम तो उससे भी। The route to obtain such impressive results with aluminium was long. Initially, it was observed that the aluminium surface, subjected to weather, becomes coated with a thin natural oxide film, able to passivate and protect aluminium against. अब पता क्या होता है, जब आप एल्यूमिनियम की एक रॉड है, आप उसको हवा में रखें तो आपकी ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करती है और उसके ऊपर एक, पहले देखा कितनी चमकदार थी, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है। अब ये कोटिंग इतनी पक्की होती है कि ये नीचे वाले एल्यूमिनियम को मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन ये प्रोटेक्ट भी करती है। ये बड़ी पक्की चिपकी हुई लेयर होती है, कभी इसके ऊपर से उतरती नहीं है, इसमें पोर्स कोई नहीं होते, ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और मजीद एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगने देती। लेकिन आयरन ऐसा नहीं है। आयरन की जो होती है ना लेयर आयरन ऑक्साइड की, उसके अंदर पोर्स होते हैं, वो अंदर भी ऑक्सीजन को रिएक्शन करने देते हैं, आयरन अंदर से भी खत्म हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम की सरफेस पे तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग मिलेगी, वो कोटिंग फिर प्रोटेक्टिव जैकेट का काम करती है, नीचे वाले एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है बड़ी पक्की होती है और ये मजीद जंग नहीं लगने देती है।
This observation triggered a research process aimed at obtaining an artificial oxide with superior corrosion resistance and stability properties. In 1911, this research led to the filing of a patent that before long represented the most widely used process of aluminium finishing in the world, electrolytic anodizing in a sulfuric acid solution. आप समझ आया? अब ये किसी भी चीज के ऊपर आप कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय चढ़ा दें उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा? वो जो नीचे वाला आपकी सरफेस होगी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी जंग से, उसको जंग नहीं लगेगा। अब ये बेटे इसके स्टेप्स हैं। So, if you want, are as follows. First of all, the surface to be anodized is degreased to eliminate pores and greases deposited. अब देखिए जिस सरफेस के ऊपर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय चढ़ानी है, उससे ऊपर से पहले आपने क्या होता है, इसकी डीग्रीसिंग की जाती है। मतलब इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, आपने कभी मोबाइल की जो टच मोबाइल होता है उसके ऊपर कभी देखा? ऑयल लगे होता है, चिपचिपाहट सी उसके ऊपर लगी होती है। तो ये अगर इसके ऊपर ग्रीसिंग है, कहीं ऑयल शायल लगा हुआ है किसी, तो हम उसको पहले साफ करना है, उसको धोते हैं पहले, ठीक है? On the surfaces during previous processes. It is then rinsed with abundant water. फिर इसको बेटा पानी से धोया जाता है। After, etching solution of chemical brightening is used to eliminate the natural oxide and make the surface appearance more uniform. फिर इसकी इचिंग की जाती है, इसके ऊपर अगर किसी और चीज का ऑक्साइड मौजूद है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। The subsequent step is a rinse, followed by a neutralizing phase to eliminate. फिर उसके बाद उसको दोबारा फिर धोया जाता है, रिंजिंग का मतलब धोना, फिर उसको क्या न्यूट्रलाइज किया गया, कहीं इसके ऊपर एसिड ना हो, The residues एसिड के साथ of ही treatment solution. Further rinses are then performed to avoid contaminations due to carryover of the previous solutions into the subsequent phase and to obtain a clean surface. फिर धोया जाता है। At this point, the surface is ready for the anodic oxidation ये इसकी सफाई हुई है अभी। phase that is carried out by immersing the aluminium piece in an electrolytic solution. अब इसकी यहाँ पे एनोडाइजेशन होगी और ये इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, इससे बिजली पास करवाएंगे तो आपकी जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय चढ़ना शुरू हो जाएगी। The term anodic oxidation derives from the fact that the oxide layer forms on pieces to be treated without depositing other metal. अब क्या किया जाता है, जो आपके एल्यूमिनियम की यहाँ नीचे शीट्स लगी हुई है ना, उनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है और ये आपके कैथोड है, इनको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्साइड आयंस किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो टू नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जाके उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो कैथोड के पास आना शुरू हो Products on the surfaces simply by placing the aluminium at the anode of the electrolytic tank. Anodizing is obtained by passing direct current through an electrolyte solution. आगे देखें, समझ आ गया? In these conditions, the positive H ions and the negative OH ions of the electrolyte solution move toward the cathode and the anode respectively. ये कोई बेस है इसके अंदर, ठीक है? तो क्या होगा, जो OH आयंस है वो किसकी तरफ जाए? OH पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, और जो जिन पे H पॉजिटिव इसकी तरफ जाएंगे। After a few seconds of current flow through the electrolyte, oxygen develops at the anode that reacts with the aluminium, forming the aluminium oxide layer on its surface. The first layer of aluminium oxide is compact and continuous, making the subsequent passages. आप समझ आए? ये उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक टैब बन गई है, तो ये बैरियर लेयर है, नीचे एल्यूमिनियम है। अब ये बड़ी पक्की लेयर होती है, समझ आया? और ये फिर कलर एब्जॉर्ब करेगी, आपको कलर भी बड़े अच्छे खूबसूरत किस्म के देगी, चीजें बड़ी खूबसूरत बनती है। This is called the barrier layer. Due to the continuous application of electrical current and the self-attachment of the electrolyte solution, a series of attachment points begin to appear on the barrier layer, each corresponding to the origin of a core of the anodic layer that is forming.
Let's examine what occurs in these attachment points. Because they formed on the barrier layer before the oxide layer reached its maximum thickness, it becomes evident how the passage of electrical current is facilitated by the attachment points. The current is distributed in a radial manner with respect to the pores, which will have a semi-spherical shape, so that the various columns of oxide in formation assume at first a cylindrical form, in whose axis will find the pore. Finally, due to the equidistance between the pores, these cylinders will transform into hexagonal prisms. At the end of the process, a layer of aluminium oxide is formed that is perfectly adherent and chemically bonded to the metal base. आगे पक्की इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ी हुई होती है. It is important to note that there is no kind of coating of aluminium or any other metal that has the same adherence as the anodic film that forms in the process of anodic oxidation. When the anodic layer is formed, another ring cycle takes place. फिर उसको Any possible residues of acids from the anodizing solution from the pores. At this point, there are two possibilities. If the natural color is requested, the coloring phase is skipped, and you go directly to the subsequent rinsing and sealing phases. If, on the other hand, coloring is requested, you go to a phase in which metallic salts or chemical compounds are deposited inside the pores of the anodic layer to produce various tonalities of light-resistant color. और ये कलर्स जो है ये उस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, आपको बार बार नहीं करने पड़ते. समझ आया? समझ आ गया नहीं आ गया? The most common processes of electrolytic and immersion coloring follow the directives of the quality label. ये कलर हो गया. When the anodic layer is formed, process is complete. The pores must be sealed with a sealing treatment. First of all, a careful rinsing with water is essential. A second deionized water rinsing follows to completely remove any acidic residue from the pores. Finally, the pore structure must be sealed. This is an extremely important step to obtain the highest levels of resistance to corrosion of the anodic layer. One can only have the total assurance that the anodizing process has been carried out correctly if the anodized materials follow the requirement specifications. The sealing of the anodic layer consists of hermetically closing the pore of the oxide, utilizing one of the two systems suggested for the polymer quality label. These systems are respectively hydration and impregnation. समझ आ गया? तो इस तरीके से बेटा एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम होती है. क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो बना दी जाती है किसके ऊपर? एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर. कलरिंग अब आगे हो रही थी तो मैं कलरिंग जो है मैंने थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई है, तो बस कलर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. सिर्फ अब आपके लिए इतना जानना जरूरी है, अदरवाइज प्रोसेस आगे थोड़ी देर और भी चलेगा. सो यहाँ तक काफी है मेरे ख्याल में. सो डेफिनेशन क्या जी? एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम शीट्स कंटेनिंग a layer of Al2O3 on the surface are called anodized aluminium. क्लियर हो गया? प्रोसेस समझ आया कैसे? इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय चढ़ानी है हमने, या एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रिक. आपने सिर्फ ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की डेफिनेशन ये है जो पहली मैंने आपको दे दी है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम. ऐसी एल्यूमिनियम की शीट जिनके ऊपर Al2O3 की तय चढ़ाई जा चुकी हो, दैट इज द एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम. ये मैंने बताया था, ये लेयर है नीचे एल्यूमिनियम आपकी. So anodizing is an electrochemical process that converts the metal surface into a decorative, durable, पायदार, corrosion resistant, मतलब जिसको जंग नहीं लगता, दाफे जंग, ठीक है, एनोडिक फिनिश. और उसके ऊपर क्या होता है? एक एनोडिक जो ऑक्साइड है उसकी फिनिश मतलब उसकी तय चढ़ा दी जाती है. So properties of anodized aluminium क्या बेटा? Anodized aluminium can absorb the dyes. ये अपने अंदर रंग को absorb कर लेती है, ठीक है. तो dyeing of aluminium can produce metallic red, metallic blue or other metallic colors on the metal surface. Uses of anodized aluminium क्या? तो बेटा sheets are wide. Anodized aluminium sheets are used widely in buildings nowadays.
ठीक है, या ये कहता है शीट्स ऑफ डायज़ोल्यूमिनियम आर वाइडली यूज्ड इन बिल्डिंग्स nowadays. This chapter will enable you to understand chemical processes involved in the formation of important metals and chemicals. So यहाँ तक तो हमने डायज़ोल्यूमिनियम के यूजेस लिख दिए, फिर ये यहाँ तक उसके यूजेस है, समझ आएगा। इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम उसको यूज करेंगे, तो ये चैप्टर हमें इस काबिल बनाएगा कि हम समझ सकें ये कैसे होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशंस पहले हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन किसकी है जी? ऑक्सीडेशन किया। बेटा ये याद रखिएगा, 5 डेफिनेशंस आपको दे रहा हूं। इन 5 चीजों में से, इन 5 प्रोसेसेस में से जब भी कोई एक प्रोसेस अगर हो, समझ लें क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। पहली बात तो यह है कि जहां गेन ऑफ की बात की, आप एडिशन क्या दें? एडिशन ऑफ, गेन ऑफ या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। एक एलिमेंट या कंपाउंड के साथ किसका मिल जाना? ऑक्सीजन का मिल जाना। इसकी एग्जांपल्स कैसे आएंगी गौर से सुनिएगा। पहले को मैं जरा अब आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, गौर से सुनना, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिली तो क्या बन गई? सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझे नहीं समझे? इन दो के साथ एक मॉलिक्यूल मिलने का, एक को एक मॉलिक्यूल सल्फर ट्राई, ये 2 बन जाते हैं। अब बताएं क्या कंपाउंड के साथ, दिस इज द कंपाउंड, और उसके साथ कौन मिल रही है? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद, यहां अगर एडिशन लगाए फिर विद लगाए, या गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय एन एलिमेंट आ रहा है कंपाउंड, अगर गेन लगाए फिर बाय लगा दे, तो ये कंपाउंड में आ रही है। इसी तरह आप एलिमेंट के साथ H2 के साथ O2 मिला दें तो क्या बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ये बेटा इस बात का मतलब है कि किसी रिएक्शन में जब आप देखें कि किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन मिल रही है या किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, तो आप समझ जाइए कौन सा रिएक्शन है? आप ये किसका फार्मूला? CH4। किसका फार्मूला? ये CH4, मीथेन, नेचुरल गैस। तो जब ये जलती है तो इसके साथ कौन मिलती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है। कार्बन के साथ भी क्या मिली? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ भी क्या मिली? ऑक्सीजन। दोनों की ऑक्सीडेशन हो गई, दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ? समझे नहीं समझे? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय एन एलिमेंट आ रहे कंपाउंड। प्रॉब्लम किसी को एक एलिमेंट के साथ या एक कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना। अब बेटा ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ मिलती है तो इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? आपको पता है? ऑक्सीजन उससे क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब उसकी क्या होगी? उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो बेटा अगर ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ऑक्सीजन की तरह के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आपका नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसको जो हमारे केमिस्ट्री के बुजुर्ग लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें, उनका किसी भी एलिमेंट के साथ मिल जाए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन है, नाम से ना, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, समझा? तो ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन, चाहे वो एलिमेंट के साथ हो चाहे वो। फिर ये कहा था कि गेन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द एडिशन ऑफ most electronegative element with an element or a compound is called oxidation। ये ऑक्सीडेशन ही होता है। नाइट्रोजन मिलेगी ऑक्सीडेशन होगी, फ्लोरीन, इनका नाम याद रखें, NOF, F1 फॉन है ना, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये 4 एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ मिलना या कंपाउंड के साथ मिलना ऑक्सीडेशन ही है। 2 बातें समझ आ गई या नहीं? नहीं। तीसरे पे चलते हैं। किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का निकल जाना, एलिमेंट से नहीं। एक एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल सकती है, एलिमेंट, सोडियम से हाइड्रोजन निकल सकती है, मतलब सोडियम के एटम्स होंगे, उनसे हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? तो किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का निकल जाना कैसे? ये आपके पास क्या था? CH4 में हाइड्रोजन थी, कार्बन के साथ लगी हुई थी,
कौन आकर लग गई? कौन लग गई कार्बन के साथ? पहले कौन था कार्बन के साथ? पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन निकल गई ना इससे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना, याद रखना। ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलना, किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलना ऑक्सीडेशन है। लेकिन हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से निकलना, एलिमेंट मत करना यार, कंपाउंड से निकल सकती है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम ए कंपाउंड और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय ए कंपाउंड, क्या? ऑक्सी उलट चलेगी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। अब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड से तो नहीं निकलते ना, एटम से निकलेंगे या? ये इसकी एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, हाइड्रोजन का निकल जाना। देखें बेटा, आपके पास सोडियम है, आपने पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन की थी, नहीं की थी? सोडियम क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जो लूज होते हैं वो प्रोडक्ट में आते हैं और पॉजिटिव आयन में चेंज होती है। तो पॉजिटिव आयंस का बनना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड द। एक तो एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरा कौन से सुनना, अगर कैल्शियम जो है उसका पॉजिटिव 1 आयन है, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ती है? 2 छोड़ती है, नहीं छोड़ती? तो एक आयन का इलेक्ट्रॉन छोड़ना या एटम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम भी हो सकता है, फ्रॉम एन आयन भी हो सकता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मैंने अभी तक 4 सिम्टम्स बताई हैं, 4 याद रखना। पहली बात, ऑक्सीजन का ऐड होना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना, सादा सीधा, उसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, क्योंकि ऑक्सीजन के नाम से ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मिलना। हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना। हाइड्रोजन रिमूव होगी कंपाउंड से, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे एटम या आयन से। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप छोड़ दें, ये मैं भी थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इट इज द अपीरेंट चार्ज। कौन सा चार्ज? ऑन एन एटम in a molecule or in ionic state, in an ionic compound। समझ आ गया? एक एटम पे जो चार्ज आता है किसी भी कंपाउंड में जाने के बाद, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट में या कंपाउंड की स्टेट में, एक एटम पे जो अपीरेंट चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब गौर से सुनो, मुझे एक बात बतानी है आपने। मुझे बताया -2 बड़ा, -1 बड़ा? नंबर 9 पे जो नंबर राइट साइड पे होते हैं ना वो सारे बड़े होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे छोटे होते हैं। पॉजिटिव 1 बड़ा या 0 बड़ा? 1 बड़ा। बेटा मुझे ये बताया, सोडियम का यहाँ पे चार्ज का था 0, न्यूट्रल था ना, कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव 1 का बताया, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा कम हुआ? बड़ा, चार्ज बढ़ गया, इसकी हुई ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, एटम पे चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो जाना, इसी से तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये 5 डेफिनेशन। आप ऑक्सीडेशन को 5 तरीकों से पहचान सकते हो, 5 तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एन एलिमेंट और ए कंपाउंड होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद एन एलिमेंट और ए कंपाउंड होगा। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और एन आयन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज का, अपीरेंट चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन होता है, इसको ऑक्सीडेशन। प्रॉब्लम किसी को? रिडक्शन में। अब बताएं, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन था, तो फिर लॉस, रिमूवल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। डेफिनेशन है रिडक्शन की, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एलिमेंट से नहीं होगा, कंपाउंड से होगा।
ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कंपाउंड से निकल सकता है, एलिमेंट से कैसे निकलेगा? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड और द रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम इट। अब इसकी मिसाल क्या है जी? बेटा जी आपके पास आयरन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाए ना तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन बहुत पसंद है। ये क्या करती है? आयरन से ऑक्सीजन को छीन लेती है, पीछे क्या रह जाता है? अकेला आयरन और यहां कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक ऑक्सीजन लेंगे, एक कार्बन मोनो एक चाहिए ना तो 3 के लिए 3 आएंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, पीछे आपको प्योर आयरन मिल जाएगा अपनी फ्री स्टेट में। प्रॉब्लम किसी को? तो क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया आयरन ऑक्साइड से। दिस इज व्हाट दिस इज रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन मिल रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें ऐड हो रही है ना, कंपाउंड के साथ मिल रही है। पहले एक तब 2 हो गए, इसकी हुई इसकी हुई रिडक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। प्रॉब्लम किसी पहला समझ आ गया बेटा? नहीं समझ आया आप लोगों को? सबको आ गया ना? अगर नहीं आया तो आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हैं। या क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का भी किसी कंपाउंड से रिमूव हो जाना भी ये ऑक्सीडेशन ही होता है। प्रॉब्लम ना फोन या FON और Cl, फ्लोरीन ऑक्सीजन भूल जाते हैं ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने कई दफा तक बताया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट्स हैं। फोन क्लोरीन, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को? तो ये इन 4 में से भी कोई एक रिमूव होगा तो क्या है? ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन है। इनका मिलना ऑक्सीडेशन है, इनका निकलना रिडक्शन है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? आगे देख ले। तीसरा क्या है कि पहले हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी ऑक्सीडेशन में, अब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड। किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का मिल जाना क्या कहलाता है? बेटा जी पहली चीज जरा गौर से देखें, मैंने आपको अभी एक रिएक्शन लिख के दिया था, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलना, ऐड होना, रिडक्शन H2। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास क्या हो? ऑयल हो, उसके साथ भी हाइड्रोजन मिलती है, ये कंपाउंड है। समझ आया? दिस इज द लिपिड, अनसैचुरेटेड लिपिड। इसके साथ क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। निकल की मौजूदगी में, चैप्टर सोल्यूशन मैंने बताया था कि निकल की कैपेबिलिटी होती है ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ऑयल को आप किस में चेंज करते हैं? घी में। समझ आया नहीं यार? किसमें? घी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड के अंदर ऐड होना या किसी एलिमेंट के साथ ऐड होना क्या कहलाता है? हाँ जी, गेन ऑफ। पहले मैंने एलिमेंट की एग्जांपल दी, दूसरी मैंने कंपाउंड की एग्जांपल भी आपको दे दी है। बात समझ आ गई है नहीं आ गई? सो बेटा जी क्या गेन ऑफ, याद रखना, हाइड्रोजन बाय एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ऐड होगा। दोनों एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में चलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन एक डायरेक्शन में चलते हैं। सो क्या होगा? पहली बात गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम भी तो एब्जॉर्ब कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसकी मिसाल क्या है आपके लिए? ये देखें बेटा, आपके पास ऑक्सीजन का एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करता है? क्या बना देता है? O2 नेगेटिव। करता नहीं करता? ठीक है। तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, गेन करना और नेगेटिव आयंस बनाना क्या कहलाता है? तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हो ना उधर वहां पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन होगी। समझ आ गया? अगर आपके पास O नेगेटिव 1 हो, इसको कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं ना, वो एक और एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एक आयन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एडिशन यहां होगा, रिमूवल यहां पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता तो आगे आता। समझ आया? तो दिस विल बी O2 नेगेटिव।
तो आयन का इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना या एटम का इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना असल में क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? कमी होती है ना। किसी के पास तो, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन किसी और के पास तो कमी होगी ना। समझ आया? तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। दोनों अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के, इज कॉल्ड रिडक्शन। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेरी बात जरा गौर से सुने, बात जरा गौर से सुने। यहां पे बेटा मुझे पहले बताया ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था? 0। उसने नंबर लाइन पे देखे जरा 0, उसके पास पहले 0 चार्ज था, उसका चार्ज क्या हो गया? -2। अब बताएं ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है कि ज्यादती आई है? कमी आई है। कमी आई है ना। पहले वो 0 था, वो मोर नेगेटिव हो गया। तो बेटा जी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। प्रॉब्लम किसी को अगर नहीं समझ आया तो बेटा जी मैं फिर दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, आप मेरे से पूछें। सबको समझ आ गया? एनीवन फ्रॉम यू ऑल दैट हैव ए क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर। जवाब बताएं। एग्जाम्पल्स भी दे दिए आपको। अब एग्जाम्पल्स आप खुद ढूंढ, कम से कम हर जो आपकी डेफिनेशन है उसकी आपके पास एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। मैंने आपको लिख के दिए सबकी। क्लियर हो गया?